हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका ये पार्ट 7 है। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ, वो बोरियत हो जाता है ना, लंबा वीडियो होता है 2-2.5 घंटे का, तो भी आप उसे ब्रेक करके ही देखते हो। तो इसमें क्या है, आप एक वीडियो देखिए, उसके ऊपर चैप्टर पढ़िए, उससे रिलेटेड उसके ऊपर आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कल तक हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भैया राजा को मार दिया गया है ना, उसकी महारानी मैरिया एंटोनिएट को भी मार दिया गया। अब उसके बाद कौन पिक्चर में आ रहा है, किसका सबसे बड़ा रूप निकल के आ रहा है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसका कंट्रोल आ गया। तो भाई जब ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का कंट्रोल आया, उसका जो जितना रूलिंग पीरियड था, उससे रूलिंग पीरियड को हमने उसका नाम दिया गया द रेन ऑफ टेरर, है ना, आतंक का पीरियड, आतंक का माहौल, वो नाम दिया गया। तो कौन से किस ईयर से किस ईयर था? 1793 से 1794 तक का जो पीरियड था वो कहलाता था द रेन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो फ्रांस का लीडर बना था, और वो जिस तरीके से काम कर रहा था वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेरर, डरावना, जो आतंक वाला था। तो था क्या, ये समझते हैं। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया? उसने सबसे पहले यही काम किया कि उसने सबसे पहले ये बोला कि जो भी उसकी अगेंस्ट में जाएगा, कौन जा सकता है भैया? जो एक्स क्लर्जी हैं या एक्स नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल क्लब से बिलोंग करते हैं, या उनके खुद के जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं जो उसकी बातों से सहमत नहीं होते, अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में जाने का विचार रखता है या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के विचारों से सहमत नहीं है, उसे क्या किया जाएगा? उसे अरेस्ट किया जाएगा, प्रिजन में डाला जाएगा, और उसे फिर अगर गिल्टी, उसने क्या किया था, एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बना के रखा था। वो ट्राइब्यूनल एक तरीके से एक कोर्ट टाइप होता है, जहां पे अगर जो व्यक्ति उसके अगेंस्ट में गया है उसको वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, अगर वो गिल्टी होगा तो उसे गुलेटाइन कर दिया जाएगा। अब भैया एक गुलेटाइन क्या होता है? तो एक तरीके का, इस तरीके का मशीन होता है, 2 पोल होते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ पे उसके पोल पे एक ब्लेड होता है, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो भी अरेस्ट होता है उसका सर यहाँ पे आता है, ये ब्लेड गिरता है और उसका सर धड़ से ऐसे ऐसे ये सर होता है, मान लो ये है, ब्लेड गिरा ऐसे धड़, और इसका सर धड़ से अलग हो गया। तो ये था गुलेटाइन का सिस्टम। तो अगर वो व्यक्ति को गिल्टी पाया जाता है, दोषी करार कर दिया जाता है बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, तो उस आदमी का सर का यही हालत होता है। तो इस तरीके का माहौल मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्रिएट करके रखा था। भाई ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करके कोई भी रखेगा तो लगेगा भाई डर ही, सबको ही डर लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि भले आप रिपब्लिक हो गए हैं, लेकिन जो लीडर बना है वो अपने ही विचार को आपके ऊपर थोप रहा है, तो भैया तो लग रहा है कि हम जहाँ थे वहीं वापस घूम फिर के आ रहे हैं। तो सब जगह तो एक ही बात नजर आ रही है, हर जगह से परेशानी, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, भाई दे तो किसका साथ दे। तो इसी वजह से क्या हुआ, उसके पीरियड को रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया, जो कि था 1793 से लेके 1794 तक का। चलिए तो और देखते हैं कि उसके जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसके पीरियड में और क्या क्या चीजें हो रही थी उसके, जो ताकि उसको समझ में आ जाएगा हमें कि क्यों उसके पीरियड को रेन ऑफ टेरर, व्हाट वर द फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग इन दैट पीरियड। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सीलिंग ऑन मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ द गुड्स। तो उसने क्या कर दिया, जो हमने प्रॉब्लम थी ना कि भाई गुड्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो उसने सबसे पहले यही किया कि ये फिक्स कर दिया कि इस गुड्स का दाम इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। आपको बेचना तो बेचो, वरना नहीं, मतलब आपको उतने ही प्राइस पे गुड्स को सेल करना है। तो एक तरह से समझ में आएगा कि भाई चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ। लेकिन होता क्या, कई बार फार्मर्स को लगता है कि भैया हमें कम पैसा मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने प्राइस को फिक्स कर दिया।
मीट्स एंड ब्रेड वर राशन, तो ब्रेड जो था या मीट जो था वो राशन होने, मतलब राशन शॉप पे बिकने लगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट हो गया कि भैया सबको मिल सके, एक ही क्वालिटी का मीट, एक ही क्वालिटी का ब्रेड, एक ही क्वालिटी का आटा दिया जाता था ताकि कोई भी इनइक्वालिटी ना हो। भाई हम अमीर, जैसे होता नहीं कि हमारे वेराइटी ऑफ क्वालिटीज ऑफ आटाज आते हैं या ब्रेड्स आते हैं, ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, नो फैट ग्लूटेन फ्री ब्रेड है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड है, तो वैसे कई प्रकार के ब्रेड्स आते हैं और प्राइस रेंज भी अलग अलग होता है। लेकिन नहीं, उस इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उसने क्या किया, ब्रेड्स जो है, मीट जो है, एक ही क्वालिटी का हर कोई के पास जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। Peasants were forced to sell grains in cities at fixed price, तो जो पीजेंट्स थे उन्हें मजबूरी मुझको सेल करना ही करना, जो भी उन्होंने उगाया है क्रॉप्स या जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया है उनको कंपल्सरी था, मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि उनको सिटीज में आके उन्हें सेल करना है और उस प्राइस पे सेल करना है जो कि सरकार ने तय कर दिया है या मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर ने तय कर रखा है। तो ये भी एक उसका मेन कारण, मतलब एक फीचर हैपनिंग था उसके गवर्नमेंट में। इक्वालिटी, उसने कहेगा हर एक के पास बोलने का, एड्रेस करने का हक होगा, जो भी जिसको कुछ कहना है, बात रखनी है तो वो अपनी रख सकता है, बोल सकता है, क्या मतलब जबरदस्ती वाली बात हो गई, नहीं भी रखना, नहीं आपको रखना है, इक्वालिटी है, सबको बोलने का हक है, वो वाली कहानी हो गई थी। साथ ही साथ जो भी चर्च के बिल्डिंग या लैंड्स थे उन्हें कब्जे में करके उन्हें बैरक्स या ऑफिसेस बिल्डिंग में कन्वर्ट करा दिया गया। तो ये सारी चीजें थी जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर के दौरान की जाए थी। प्राइस लेवल को फिक्स कर दिया जा रहा था, ब्रेड्स और मीट एक ही क्वालिटी का बिक रहा था, पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी ग्रेन सिटीज में सेल करे एट फिक्स प्राइस, इक्वालिटी है कि भाई लोगों को बोलना है, एड्रेस करना है, चर्च के बिल्डिंग्स को ऑफिसेज में कन्वर्ट करा दिया जा रहा था, बैरक्स में कन्वर्ट करा दिया जा रहा था, तो ये सारी चीजें वो कर रहा था। तो इसलिए होता है जबरदस्ती का एकदम यहाँ तक भर चुका है, अब भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होने लगा, तो जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर के सपोर्टर्स थे वो भी उसके खिलाफ हो गए कि भैया भाई रिलैक्स, इतना नहीं करना है हमें, आप फ्रीडम दे रहे हो कि जबरदस्ती बस ठूस रहे हो, नहीं चाहिए, लो लो लो। ऐसे नहीं होता है कि भाई हमारा पेट भर जाता है लेकिन मम्मी कहती नहीं, एक बाइट और, एक रोटी और, थोड़ा सा चावल और ले लो बच्चा, तो वो वाली बात है, भाई यहाँ तक भर गया, कहाँ से लें, कैसे अंदर जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। तो वो वाली सिचुएशन हो गई थी मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर की, और इसीलिए उसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। तो लोग जो उनके सपोर्टर्स थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर के, उसके आदमी लोग, वो भी उसके खिलाफ हो गए, भाई भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, एकदम बेकार आदमी तुम तो यार, इस तरीके से कैसे तुम्हारा कोई साथ देगा। तो उसने जो बुलेटिन सिस्टम लगाया था, तो उसके जो पहले जो सपोर्टर्स थे जो उसके खिलाफ, उसने कहा कि पहले इसको सजा दो, इस मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर का सर फिर गया है, ताकत मिलने के बाद इसका दिमाग हिल चुका है, पहले इस व्यक्ति को सजा दो। तो इसे 17 जुलाई 1794 में गिल्टी अरेस्ट किया गया, कोर्ट में गिल्टी पाया गया और इसे गुलिटाइन कर दिया, भाई तुम मत, पहले तेरा सर कटना जरूरी है, बहुत बोल लिया, बहुत आतंक मचा लिया, तो सबसे जरूरी था। और उस 17 जुलाई 1794 में उसी को मार दिया गया। तो इसीलिए इसके पीरियड, 1 साल का पीरियड जो भी था इसका, उसे हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो कर रहा था। मतलब नहीं होता ताकत मिलने के बाद दिमाग ही फिर गया, पागल हो गया, वो वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। तो भैया मर गया मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर। फिर से क्या होने लगा कि भैया फ्रांस में अब क्या वापस है, भाई जैकोबिन क्लब तो खत्म हो गया कि भाई लीडर ही मर गया, तो फिर जैकोबिन क्लब का रूल किस बात का। तो अब जो फ्रांस के नए लीडर्स के रूप में समझ में आ रहे थे, वो आ रहे थे आपके वेल्दियर मिडिल क्लास, यानी जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, क्योंकि पहला 2 स्टेट तो खत्म हो चुका है, नोबल और क्लर्जी तो गए हवा खाने, वो तो भाग गए, मर गए, ऊपर पहुंच गए, रॉयल फैमिली खत्म हो गई, तो बचा कौन भैया, जो थर्ड स्टेट वाले थे। और उसमें भी कौन उठ के आ रहा था, जो वेल्दियर मिडिल क्लास, जिसके पास पैसा था, धन था, वो अब अपने आप को नया रूलर या नई सरकार बता रहे थे फ्रांस की, क्योंकि भाई और कोई है ही कौन। तो उन्होंने अपने आप को सरकार बताना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहला काम किया उन्होंने, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके,
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, फिर वापस एक कॉन्स्टिट्यूशन बना 1794 में, और उसमें कई सारे चेंजेस लाए। सबसे पहला चेंज आपने पढ़ा है कि भैया राइट्स दिया गया था किनको, उन सारे लोगों को जो पैसिव सिटीजन्स कहलाते हैं, उनको भी राइट दिया गया था वोटिंग का। हमने पढ़ा है ना कि 21 ईयर्स के ज़्यादा जो आदमी हैं, प्रॉपर्टी हो नहीं हो लेकिन उनके वोटिंग राइट होगा। तो सबसे पहले उन्होंने यही किया, इस वोटिंग राइट्स को ही खत्म कर दिया गया और वापस से एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि भैया जो एक्टिव सिटीजन वाले लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही वोट करेंगे। सबसे पहला काम इन्होंने वही किया। दूसरा इन्होंने काम क्या किया, 2 एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी, है ना, सॉरी 2 एग्जीक्यूटिव नहीं, 2 लेजिस्लेचर बॉडी बना दी, ठीक है ना, सॉरी 2 लेजिस्लेचर बॉडी बना दी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, वैसे ही 2 लेजिस्लेचर बॉडी बना दी गई। फ्रांस के अंदर भी 2 व्यक्ति इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई जिनके अंदर कितने थे, 5 मेंबर्स थे, ठीक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बना दी गई। पहले एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था, तो राजा था, तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो अब जो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बाय वेल्थियर मिडिल क्लास, तो उसमें एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर्स हो गए, 5। क्यों 5 रखे गए कि भाई देखा गया कि एक मेंबर होता है तो अपने सरफेरा बन जाता है, अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, जैसे मैक्सवेल एंड रॉबेस्पियर का टाइम था। तो इसीलिए क्या किया गया, 5 मेंबर्स की टीम बैठा दी गई कि भैया 5 रहेंगे तो किसी एक के ऊपर वो नहीं रहेगा। तो ये सारे चेंजेस उन्होंने किए कि भैया पहले तो एक्टिव पैसिव सिटीजन्स वाला कॉन्सेप्ट वापस लाया कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वाले वोट कर सकते हैं। 2 आपके क्या लेजिस्लेचर बॉडी बना दी, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा चलता है, वैसे वहां पे 2 बॉडी बन गई। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना ली गई 5 मेंबर्स वाली। लेकिन अब क्या देखा गया कि ये सब करने के बाद भी फिर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस के अंदर। कैसे आ गई भैया, 5 लोग हैं, इनकी आपस में ही नहीं बन पाई, ये आपस में ही ऐसे भिड़ गए, नहीं तुम नहीं, तुम्हारा तो गलत है, मेरा गलत है, नहीं मेरा नहीं होता है कि बच्चे टीम बना दी जाती है लेकिन वो आपस में भिड़ जाते हैं। वही सिचुएशन देखने को मिला कि भाई 5 की टीम है, इकट्ठे काम करते, लेकिन नहीं, सब अपने आप बड़ा समझने लगे और आपस में ही भिड़ने लगे। और इसके वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया। और इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो फायदा जिसको हुआ वो था नेपोलियन बोनापार्ट को। वो एज अ लीडर सामने आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आप लड़ते रहो, और उसने अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे इमर्ज होकर के आया। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन थैंक यू।